मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद यानी वह तलाक जिसमें पति और पत्नी पारस्परिक सहमति के आधार पर तलाक प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी धारा 13 खा हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति और पत्नी पारस्परिक सहमति के आधार पर संयुक्त तलाक की याचिका प्रस्तुत करके तलाक प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक प्राप्त करने के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति या पत्नी में से कोई व्यक्ति तलाक की याचिका प्रस्तुत करके तलाक प्राप्त कर सकता है, और दूसरा धारा 13 खा यानी 13B हिंदू विवाह अधिनियम जिसमें पति और पत्नी पारस्परिक सहमति के आधार पर संयुक्त तलाक की याचिका प्रस्तुत करके तलाक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम में किन किन आधारों पर तलाक प्राप्त किया जा सकता है और उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। आप मेरा उस वीडियो को देखकर धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किन किन आधारों पर तलाक प्राप्त किया जा सकता है और उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के बारे में जानकारी दूंगा। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद तलाक प्राप्त करने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें तलाक प्राप्त करने में बहुत ही कम समय लगता है, जबकि धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है और कभी कभी वर्षों बीत जाते हैं और तलाक नहीं हो पाता है, क्योंकि धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम में पति या पत्नी में से कोई व्यक्ति तलाक दाखिल करता है तब उनको उन आधारों पर जिन आधारों पर तलाक प्रस्तुत किया गया है उनको साबित करना होता है। याचिका में जो तथ्य वर्णित हैं उनको याची साबित करने में विफल रहा या पर्याप्त सबूत नहीं है, तब धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रस्तुत याचिका को माननीय न्यायालय खारिज कर सकते हैं। तो दोस्तों, धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम तलाक प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान तरीका है और इसमें बहुत ही कम समय लगता है। अब मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि आपसी सहमति से तलाक क्या है। आपसी सहमति से तलाक तब होता है जब पति और पत्नी विवाह को समाप्त करने के लिए परस्पर सहमत होते हैं। इस तरह के तलाक में दोनों पक्ष चाइल्ड कस्टडी यानी बच्चों की अभिरक्षा, संयुक्त संपत्ति का विभाजन, रखरखाव, एक मुश्त भरपूर धनराशि यानी मेंटेनेंस आदि प्रमुख मुद्दों पर परस्पर सहमत होते हैं। अब मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि तलाक के लिए कहां पर आवेदन करना चाहिए। पक्षकारों को उस शहर के परिवार न्यायालय में तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए जहां पर नंबर 1 जहां दोनों पक्ष एक साथ रहे थे, नंबर 2 जहां पर दोनों पक्षों का विवाह हुआ हो, तीसरा जहां पर पत्नी वर्तमान में रह रही हो। इन स्थानों पर पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका माननीय प्रमुख पारिवारिक न्यायालय में पक्षकार प्रस्तुत कर सकते हैं। अब मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए आवश्यक नियम क्या है। आपसी सहमति से तलाक के लिए दोनों पक्षों को तलाक के लिए
पारस्परिक रूप से सहमत होना होगा और यह स्थापित करना होगा कि दोनों पक्ष एक वर्ष से अधिक समय तक परस्पर एक दूसरे से अलग अलग निवास कर रहे हैं और इस दरमियान दोनों पक्षों के मध्य शारीरिक संबंध नहीं बने हैं। यानी इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए दोनों पक्षों को तलाक के लिए सहमत होना होगा और दूसरा, दोनों पक्षों को यह दर्शित करना होगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे से एक वर्ष से अधिक समय तक अलग अलग निवास कर रहे हैं और इस दरमियान दोनों पक्षों के मध्य शारीरिक संबंध नहीं बने हैं। अब मैं आपको आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले पति पत्नी परिवार न्यायालय के समक्ष धारा 13B हिंदू विवाह नियम के तहत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए संयुक्त याचिका प्रस्तुत करेंगे और इस संयुक्त याचिका में दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे और तलाक की संयुक्त याचिका में दोनों पक्षों का संयुक्त रूप से यह कथन होगा कि दोनों पक्षों के मध्य आपसी मतभेद और विचारों की भिन्नता की वजह से दोनों पक्ष के मध्य संबंध खराब हो गए हैं और दोनों पक्षों का बतौर पति पत्नी एक साथ रहना संभव नहीं है तथा वे दोनों पारस्परिक सहमति से तलाक के लिए सहमत हैं। अब मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि विवाह विच्छेद की संयुक्त याचिका में दोनों पक्ष इस कथन के अलावा और किन किन तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं। विवाह विच्छेद की संयुक्त याचिका में दोनों पक्ष संपत्ति के बंटवारे, बच्चों की कस्टडी, एक मुश्त भरण पोषण धनराशि आदि के बाबत हुए समझौते का भी उल्लेख कर सकते हैं और इस संबंध में दोनों पक्षों के मध्य यदि कोई सुलह समझौता हुआ है तब दोनों पक्ष सुलह समझौते नामे की प्रति को संयुक्त तलाक की याचिका में संलग्न करेंगे, उनको दाखिल करेंगे। अब मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका में क्या दोनों पक्षों का माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। जी हाँ, जब दोनों पक्ष माननीय न्यायालय में संयुक्त याचिका प्रस्तुत करते हैं तब दोनों पक्षों का और दोनों पक्षों के वकीलों का माननीय प्रमुख पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। जब दोनों पक्ष पारिवारिक न्यायालय में विवाह विच्छेद हेतु संयुक्त याचिका प्रस्तुत करते हैं तब माननीय न्यायालय बाद दाखिल करने की तारीख के 6 माह पश्चात की कोई तारीख नियत करेंगे और इस अवधि को कूलिंग पीरियड कहा जाता है। यानी जब विवाह विच्छेद की संयुक्त याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होती है तब उसके दाखिल होने की तिथि के 6 माह के पश्चात की कोई तारीख माननीय न्यायालय लगाएंगे और इसके बीच के समय को कूलिंग पीरियड कहा जाता है। क्या इस कूलिंग पीरियड को कम किया जा सकता है? अब मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि इस कूलिंग पीरियड को कम किया जा सकता है यदि दोनों पक्षों के मध्य ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि दोनों पक्ष 6 माह पश्चात की तारीख में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तब दोनों पक्ष या उनमें से कोई पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष कूलिंग पीरियड को कम करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा और उसमें कारण दर्शित करेगा कि वह 6 माह पश्चात की तारीख में इन कारणोंवश उपस्थित नहीं हो सकते हैं और माननीय न्यायालय द्वारा जो यह 6 माह का समय नियत किया गया है उसको कम कर दिया जाए। तब माननीय न्यायालय उसके प्रार्थना पत्र पर विचार करके इस कूलिंग पीरियड के समय को कम कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जो 6 माह का समय दिया जाता है ये क्यों दिया जाता है। 6 माह का समय इसलिए दिया जाता है ताकि इस दरम्यान दोनों पक्ष आपस में यह विचार कर सकते हैं कि क्या
दोनों पक्षों को एक दूसरे से तलाक चाहिए या नहीं। और इस दरमियान दोनों पक्ष यदि यह विचार करते हैं और दोनों पक्षों के मध्य यह समझौता होता है कि वे एक दूसरे तलाक लेना नहीं चाहते हैं, तब वे नियत तिथि को माननीय न्यायालय उपस्थित होकर तलाक की याचिका को खारिज करने के लिए या वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि दोनों पक्षों के मध्य साथ साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, तब यानी दोनों पक्ष एक साथ पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते हैं, तब दोनों पक्ष 6 माह पश्चात नियत तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। तब माननीय न्यायालय दोनों पक्षों से पूछेगा कि क्या दोनों पक्षों को तलाक चाहिए और क्या दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत हैं। और यदि दोनों पक्ष तलाक लिए सहमत होते हैं, तब माननीय न्यायालय दोनों पक्षों से इस बाबत शपथ पत्र लेंगे और दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय के समक्ष इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि दोनों पक्षों का बतौर पति पत्नी रहना संभव नहीं है और दोनों पक्ष पारस्परिक सहमति के आधार पर तलाक के लिए सहमत हैं। और यदि माननीय न्यायालय किसी किसी मामले में यह पाते हैं कि दोनों पक्षों के मध्य समझौते की गुंजाइश है, तब माननीय न्यायालय मामले को सुलह समझौता केंद्र यानी मीडिएशन सेंटर में भी सुलह समझौते हेतु भेज सकते हैं। और जब मामले को सुलह समझौता केंद्र में भेजा जाता है, तब वहाँ पर दोनों पक्ष हाजिर होंगे और वहाँ पर काउंसलर उन दोनों की काउंसलिंग करेगा। और वहाँ पर यदि दोनों पक्षों के मध्य कोई समझौता नहीं होता है और दोनों पक्ष तलाक लेना चाहते हैं, तब इस संबंध में काउंसलर माननीय न्यायालय में रिपोर्ट भेजेगा। तब माननीय न्यायालय काउंसलर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए और दोनों पक्षों से तलाक की सहमति के बाबत शपथ पत्र लेने के पश्चात यह पाते हैं कि दोनों पक्षों के मध्य सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है और दोनों पक्षों का बतौर पति पत्नी एक साथ रहना संभव नहीं है, तब माननीय न्यायालय याचिका में वर्णित तथ्यों के आधार पर तलाक की डिक्री पारित करेंगे। और जब माननीय न्यायालय तलाक की डिक्री पारित करते हैं, तब दोनों पक्षों के मध्य संपन्न विवाह विघटित हो जाएगा, यानी दोनों पक्षों के मध्य तलाक हो जाएगा और दोनों पक्ष एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।